आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। कुछ दिन पहले आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक इंटरव्यू सुना होगा, जिस इंटरव्यू में मोहम्मद अयूब गुजर साहब ये कह रहे थे कि गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती, गरीब लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन नज़रअंदाज करती है। इसलिए मैंने भी मन बना लिया है कि मैं जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री जो सीट है वहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन आज अयूब साहब मेरे साथ हैं। ना ही तो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया और ना ही ये जम्मू रियासी लोकसभा सीट से इंतखाबात लड़ रहे हैं। अयूब साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? पहले आपने लोगों को कहा कि मैं लोकसभा इंतखाबात में जो है शमूलियत अख्तियार करना चाहता हूँ, और इसलिए कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती, नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं वो आप लोगों की आवाज़ को सुनते नहीं, और इन मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। फिर जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की बारी आई, इलेक्शन को लड़ने की बारी आई, आप लोग पीछे हो गए क्यों? नहीं, ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लोकसभा ये जो इंतखाबात है इसके हवाले से आपके मीडिया के माध्यम से ये बात जनता के सामने रखने की कोशिश की है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल जो जनता के मामले हैं जम्मू कश्मीर के, और ख़ासकर ये जो जम्मू वाली सीट है इसके जो मामले हैं, मेरे लिए इलेक्शन लड़ना मैं अपने आप में कभी भी ये समझता हूँ कि किसी भी सीट पे मुश्किल नहीं है। अगर हम जनता की परफेक्ट बात करेंगे, काम करेंगे, तो कोई जनता किसी भी सीट पे ये नहीं कहती कि आप हमारा काम ना करें, आप हमारा नुमाइंदा ना बने, आप हमारी आवाज़ सरकार तक ना ले जाएं। ऐसा कहीं नहीं है, और मुझे भी ऐसा खौफ किसी सीट पे नहीं लगता। यहाँ ये जम्मू जो है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है, इसकी ये राजधानी जम्मू इसकी सीट है, तो इस पे मेरा बड़ा काफ़ी जो मामले थे उसको लेकर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। पर मैं आपको अगर असलियत बात बताऊं, जब मैंने पूरा मन बना लिया और मैंने तैयारी कर ली कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट इस सीट से करना है, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो फिर जीत हार नहीं देखता। ठीक है। जब मैं फार्म लेके आया डीसी ऑफिस जम्मू से, मेरे पास फार्म अभी पड़ा है, गाइडलाइन बुक पड़ी है। मैंने फार्म भरने से पहले अपने आप में ये विचार कन्फर्म किया, इस बार जनता का रुझान वोट की तरफ नहीं है। इस बार जनता का जो रुझान है वो वोट डालने की तरफ नहीं है। अगर मैंने जनता के सामने आकर उसके मामलों पे इलेक्शन कमीशन के दायरा के मुताबिक जनता से वोट और सपोर्ट, जनता की आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए अगर मैं पेपर नॉमिनेशन भरता हूँ, नुमाइंदा बनता हूँ, यहाँ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बनता हूँ, जनता ने 1% भी उस बात पर मुझे जवाब नहीं दिया। अगर जनता ने 1% भी आगे आकर कहा होता कि भाई आप इलेक्शन कंटेस्ट करने आ रहे हैं, हमें ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है, हमारे ये डिमांड्स जो हैं, जिन 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 मुद्दों पे आप का मानना है कि ये भाई मामले यहाँ पर बड़े पेचीदा हैं, 1% भी अगर जनता आगे आ जाती, मुझे पता चलता, तो मैं ज़रूर लड़ता। पर मैंने फार्म भरने से पहले, फिलअप करने से पहले, जब मुझे ये पता चला तो मुझे ये कन्फर्म हो गया कि इस बार जनता का जो रुझान है वो वोट की तरफ नहीं है। फिर किसकी तरफ है? जनता वोट के नाम से, इलेक्शन के नाम से दुखी हो चुकी है। हम वोट देते हैं, बार बार नुमाइंदे चुन के चले जाते हैं, नुमाइंदों को फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जनता वहीं रहती है। आप आज देखिए, आज इलेक्शन हो रहा वहाँ पर सांबा और ये कठुआ और डोडा वाली सीट पे, अभी 2 बजने वाले हैं दिन के, अभी तक कहीं 15% वोटिंग हुई है, कहीं 25% हुई है, कहीं 14% हुई है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो 30% पोलिंग जो है वो क्रॉस कर चुकी है। 30% कुछ जगहों पे क्रॉस किया है। ऑल ओवर शाम तक जो इस वक्त जो रुझान है फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का, इस फर्स्ट और सेकंड फेज में अभी 40% वोटिंग जो वोट जो है पोल नहीं हुआ, 30% भी नहीं हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि भाई शाम तक पूरे दिन में 50% वोट भी कठुआ डोडा वाली सीट पे पोल हो पाएगा, क्योंकि जनता का रुझान वो कश्मीर वाले हालात बने हुए हैं। जनता का विश्वास जो है वो वोट पोल करने पर, वोट डालने पर जो है वो कमज़ोर है अब की बार। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मुझे चुप करके वापस बैठना पड़ा, अदरवाइज़ मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला था। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अयूब साहब की भाजपा के साथ सेटिंग हुई है, अयूब साहब को आरएसएस ने खड़ा किया था, फिर आरएसएस ने ही कहा कि आप बैठ जाइए, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस सीट पे जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो जीत रहा है। और सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारियां थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी ही खड़ा कर रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई ऐसा सवाल नहीं है। मैं तो एक बतौर आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट कंटेस्ट करना चाहता था, पर मेरा तरीक़ाकार जो काम करने का है वो कुछ अपना है। मैं परफेक्ट तरीके से वॉच करके हर चीज़ को मद्देनज़र रख के काम करता हूँ। फार्म फिलअप करने से पहले ही मुझे पता चला कि अगर मैंने ये यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना है इस सीट पे, मैंने जनता से इस बात को जाहिर कर दिया था, 1% जनता तो सामने आती, वोट के लिए ना सपोर्ट के लिए ही आती। नहीं आया कोई नहीं आया मेरे सामने कि भाई अयूब गुज्जर साहब हमें कैंडिडेट अच्छे लगे हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं, या ये पुराने लीडर हैं, या ये मुकद्दम हैं, या सूफी हैं, हम विश्वास रखते हैं, क्या बात है, ये पुराने सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, या किस वजह से। कोई आगे नहीं आया। मुझे इन सारी चीज़ों को देखकर जब पता चला कि जनता का विचार अब की बार वोट इलेक्शन की तरफ नहीं है, जनता इलेक्शन नाम की चीज़ से दुखी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवाता है, वोट पोल होते हैं, नुमाइंदे चुने जाते हैं, नुमाइंदों को फैसिलिटियाँ लागू हो जाती हैं, नुमाइंदे 5 साल एंजॉयमेंट करते हैं, पर जनता वहाँ की वहीं रहती है। अयूब साहब, आपसे समझना चाहूँगा कि अब जो इलेक्शन का रुझान है, अब डोडा उधमपुर वाली जो सीट है उस पे आज इंतखाबात जो हैं वो चल रहे हैं, शाम तक मुकम्मल हो जाएंगे। अब जम्मू प्रोविंस में बचती है जम्मू वाली सीट। बड़े पुराने सियासतदान हैं आप भी, और सियासत की सूझबूझ रखते हैं, सियासत को समझते हैं। इन दोनों सीटों का जो माजरा है वो क्या बन रहा है? क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को देंगे लोग वोट, या लोग इंडिया अलायंस को वोट डालने वाले हैं? देखो, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, जो वोट पोल होंगे उनमें जो अकाउंट होंगे, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, इसका कोई अंदाज़ा इस समय लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय पब्लिक का जो रुझान है वोट की तरफ बड़ा कम है। अगर आप इलेक्शन की बात करें, वोट की बात करें, जो नुमाइंदे यहाँ पर 10 साल थे उनकी बात करें, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के दूसरी तरफ आप देखो कि रजौरी अनंतनाग वाली जो सीट है, वहाँ एक नुमाइंदा कंटेस्ट कर रहा है जो बहुत बड़ा भारी एक कैंडिडेट है, मियाँ अल्ताफ़, बिल्कुल वांगत लार से, वो रजौरी वाली सीट पे वोट कंटेस्ट कर रहे हैं। बेशक वो सियासत में थे, पहले वो एमपी नहीं थे, अब वो उस सीट पे इसलिए भारी हैं, हर घराना, हर तबका, हर कुंबा जात उसके घराने के काम काज के तय वाकफ़ है। लोग विश्वास रखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, वहाँ पर कोई खत्री हो, महाजन हो, पहाड़ी हो, पीर हो, जराल हो, सारे इस बात की तायद करते हैं, हाँ जी उस घर में हमें राहत मिलती है। सच है, वो हमारे बीच में रहते हैं, कुछ देते या नहीं देते, देने वाला वो है। हमारे ताल्लुकात बेहतर उनके साथ रहे हैं, इस वजह से ही वे वहाँ पर एक भारी कैंडिडेट है। या एनसी की वजह से वहाँ वो भारी कैंडिडेट नहीं है। अगर एनसी की वजह से वो भारी कैंडिडेट होते तो फारूक साहब श्रीनगर वाली सीट पर भारी कैंडिडेट क्यों ना होते, या उमर साहब किसी सीट पर भारी कैंडिडेट क्यों ना होते, हालांकि वो सीएम रहे हैं। देखिए, हकीकत यह है कि जो नुमाइंदे ऑलरेडी पब्लिक ने चुन के जिनको भेजा था, उन्होंने पब्लिक के बीच में अपना प्यार छोड़ा नहीं है, अपना ताल्लुकात रखा नहीं है। जो नुमाइंदा बना वो गया
पार्लियामेंट में गया, असेंबली में गया, तो वापस उसने मौका ही नहीं दिया किसी गांव में बैठने का, किसी की खुशी में, गमी में, या किसी जगह पे। जेई लूट रहा है, जेई लूट रहा है। डॉक्टर नकली सर्टिफिकेटें बढ़ा रहा है, नकली काम चल रहे हैं। आप समझ गए। तो जनता की आवाज़ कोई बना नहीं, खरबों रुपया लुट गया, कमीशनें सब ने खा ली, जनता की सड़क वैसी की वैसी है। वही 40 साल पुरानी पैप लगी हुई है, जितना पैसा आया निकाल लिया पीएचई वालों ने। अब जो नुमाइंदे गए थे, उन नुमाइंदों ने चेकअप करना था जेई ने बिल कैसे निकाला है, ठीक है। और जेई पकड़ा जाता, वही पब्लिक का पैसा यहाँ पूरा करो। एक एरिया में लोगों का विश्वास कायम होता। हमारा नुमाइंदा आया, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, उसने यहाँ लूटपाट बंद कराई, हमें राहत मिली। हमारा बिजली का पैसा बचा, हमारा पानी का बचा, हमारा सड़क का बचा, डेवलपमेंट का बचा, सोशल वेलफेयर का बचा, किसी अदर डिपार्टमेंट का बचा। ऐसा तो काम किया नहीं किसी नुमाइंदे ने। इसी वजह से लोगों का जो रुझान है नुमाइंदों पे, सियासी जमातों पे, इलेक्शन पे नहीं है। अयूब साहब, आपसे एक सवाल जो है मैं और समझना चाहता हूँ। हाँ, मेरे जहन में ये बात बड़ी खड़कती है। हाँ, जब इलेक्शन का दौर आता है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं, वो जिनमें आप भी थे, हाँ, मैं भी था, चीटे कपड़े डाल के, सफ़ेद कपड़े डाल के और काले कलर की ये जो बास्कार्ड है ये डाल के लोगों को गुमराह करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, लोगों से वोट मांगते हैं, हाँ, लेकिन 5 साल तक वो नुमाइंदे दोबारा लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाते, चाहे वो जीत जाएं, हाँ, चाहे वो हार जाएं। हाँ, आखिर दिक्कत क्या है? और जिस कम्युनिटी से मेरी और आपकी वाबस्तगी है, हाँ, आपने भी जैसे हमारे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 20 साल हो गए सियासत में, हाँ, मैं 20 साल से सियासत कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपनी कौम का क्या बदला? क्यों लोग, आपने कहा मेरी और लोगों का विश्वास नहीं आया, लोगों का विश्वास आपकी ओर आता क्यों? किया क्या आपने कौम के लिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने कौम के लिए क्या किया, हमें जवाब देना चाहिए, और हम जवाब दे भी हैं। दरअसल ये जो कौम है, जो गुज्जर बकरवाल कौम है, मैंने यहाँ पर एक बात, बड़ी ख़ास बात सीखी है, जो आपको आपके मीडिया के माध्यम से सबको वाकिफ़ करा देता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक रिवाज था, मेरे जैसा कोई चलता फिरता गुज्जर हो, चाहे उसको गांव में कोई सरपंच बनाए, अपना अच्छा इंसान समझे या ना समझे, गाड़ी घोड़ा उसके पास होना चाहिए, 4 रुपये होने चाहिए, चाहे लूट पाट के हों, अपने बेशक ना हों। किसी सियासी जमात के दरवाजे पर अगर चला जाए, वो किसी सियासतदान की 4 मीटिंगें करा ले, ठीक है, सियासी जमात के लिए काम करना शुरू कर दे, गुज्जरों का नाम ले ले, मैं गुज्जरों का लीडर हूँ, उसको बॉडीगार्ड भी मिल जाते हैं, उसको बंगला भी मिल जाता है, उसको प्रेसिडेंटशिप का लेबल भी लग जाता है, उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं। पर जो गुज्जर बकरवाल होते हैं, वो जहाँ के वहीं रहते हैं, उनको कुछ नहीं, उनका कोई काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मैं भाजपा के साथ पिछले 15 सालों से हूँ। मैंने ये सीखा है भाजपा में, भाजपा कहती है अयूब गुज्जर साहब, अगर आप गुज्जरों के लीडर हो, अगर आप गुज्जरों के कार्यकर्ता हो, अगर आप गुज्जरों के मुकद्दम हो, अगर आप उनके सूफी हो, हम ये कर सकते हैं, जो गुज्जरों के मामले हैं, आप मामले ले आइए, हम उनका निपटारा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो गुज्जरों के मामले हम निपटाएंगे, आप अपने साथियों समेत उनके जो बिगड़े हुए मसाइल हैं हमारे सामने रखें, ताकि हम उन्हें दुरुस्त करके आपकी बरादरी का कोई अच्छा हाल बना सकें। बिल्कुल। लेकिन अगर अयूब गुज्जर साहब आपको हो गए मुझे बॉडीगार्ड दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे प्रेसिडेंट बड़ा बना दो, तो हम वो नहीं करेंगे भैया। आपको, आप कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ही रखेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं नहीं लेना चाहता गुज्जरों के नाम पर बॉडीगार्ड, मैं नहीं लेना चाहता गुज्जरों के नाम पर बंगला। कल लोग कहेंगे ये सूफी कहलाने वाला, ये मुकद्दम कहलाने वाला, ये गुज्जरों के नाम पर डाके मारता है। आप समझ गए। मैंने जितनी भी डिमांड्स भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में सौंपी, सभी डिमांड्स के ऊपर सरकार ने विचार किया, उन्हें हरी झंडी भी दिखाई।
आज तो बहुत सारे गुज्जर लीडर कहते हैं हमने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है। रिकॉर्डिकली दस्तावेज के साथ कोई ऑर्डर बताए कहाँ है? सड़कों पे नारे लगाने से ऑर्डर नहीं बढ़ते, आप समझ गए। अगर मैं आपको गुज्जरों की वो डिमांड की फाइलें दिखाऊंगा तो मैं कहता हूँ मेरे कमरे के आधा जो छत है वो उन फाइलों ने घेर रखा है। कागजात जो है वो सबूत होता है, बिल्कुल। आप समझ गए। गुज्जर बकरवाल को बेनिफिट क्या हुआ? मैं कहता हूँ आपको क्या बेनिफिट हुआ। लंबा हो जाएगा ना सर इंटरव्यू, आजकल लोग शार्ट शार्ट सुनना चाहते हैं, शार्ट शार्ट। आपने देखा होगा 70 सालों में किसी गुज्जर को एक मरले ज़मीन यहाँ किसी ने नहीं दी, देखा आपने? बड़े बड़े लीडरों ने, ब्यूरोक्रेटों ने यहाँ 50-50 कनाल सरकारी ज़मीन, 10-10, 20-20 कनाल, 100-100 कनाल हड़प कर ली, किसी ने नहीं उनको पूछा। जहाँ कोई खाना बदोश गुज्जर बैठता था दूसरे दिन उसको मशीन लगा के उसको तोड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता है, बिजली पानी क्यों लगाया इसको। लेकिन भाजपा ने यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कह के यहाँ के हर कुंभा जात के खाना बदोश लोगों को 5 मरले ज़मीन देने का ऐलान किया, मिली नहीं अभी तक। जो लेने वाला जब जाएगा, अगर मैं किसी गांव का लीडर हूं, मेरे पास जितने लोग हैं मैं डीसी के पास ले जाऊंगा, उनको मिलेगी। लेकिन मेरे गुज्जर कहते हैं नहीं 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 नहीं, इनको 5 मरले नहीं देना। मेरे गुज्जर लीडर क्या कहते हैं? 5 मरले हमें नहीं चाहिए जी, ये वापस ले जाओ। अरे भाई, अगर ये वापस ले जाए तो बंगला लेने के लिए सबसे पहले, बॉडीगार्ड लेने के लिए सबसे पहले, ठीक है, तेल लेने के लिए सबसे पहले। बिल्कुल। गुज्जरों के नाम पर तुमने 70 साल इन लीडरों ने जो लूट लूट के खाया, चोड़े तगड़े हो गए। आज किसी को 5 मरले मिल रही है तो तू कहता नहीं, ये इनको नहीं देना है, वापस कर दो। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी नहीं मिला अभी, वो कागजों में ही है, कहीं नजर नहीं आता। फॉरेस्ट राइट एक्ट का जहाँ तक सवाल है, वो एक कानूनी तरीकाकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया उसको इम्प्लीमेंट। कितना टाइम लगेगा? और उसमें कोई टाइम नहीं है, उसमें टाइम यही है, अगर रिश्ता कर दिया, बेटी की आपने शादी कर दी, बेटे की आपने शादी कर दी, फेरे आपने करवा दिए, निकाह आपने पढ़वा दिया, बिल्कुल ठीक है। जनानी बसाने के लिए घर वाला जो है वो तो बसाना चाहिए ना। सही है। जनानी बसा के तो नहीं देनी माँ बाप ने। बिल्कुल। उन्हें बेटे का खुद काम है ना, वो अपनी जनानी को खर्चा दे, वहाँ जाए, उसको अपने घर में लाए, कोई प्रॉब्लम है वो खुद देखे ना। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, आज वो फाइलें धूल चाट रही हैं। कोई गुज्जर नुमाइंदा ये नहीं कहता कि ये फाइल डीसी ओके करे और ये हक गुज्जरों को मिल जाए। वो कहते हैं अगर ये हक मिल गया तो गुज्जर बीजेपी के हो जाएंगे। भाई, जो गुज्जरों को राइट देगा उसके साथ जाएंगे ना, कोई तकलीफ है? हमने करवाना चाहिए ना ये हक, ये फाइल पूरी कंप्लीट करवानी चाहिए। गुजर आ जाएगा ना थारे नाल, तमना भी फायदो है, थारी पार्टी ना भी फायदो है, थारी भी बल्ले बल्ले है, थारी पार्टी की भी बल्ले बल्ले है। मैं यह गल कहूँगा, मैं इन गुज्जर लीडरों को और नकली डांस देखता महीना बड़ो चिर हो गया। गुस्सो आवे? मैं गुस्सो इस गल पर नहीं करता, मैं गुस्सो इस गल पर करूँगा जिन्होंने जनानी नहीं मनती वे भी गुजरां का लीडर है। मैं उन ते शर्मसार हूँ कि जेड़ा मेरा कौम का बड़ा बड़ा नुमाइंदा है। गुज्जर ट्रस्ट में किसी गुज्जर गरीब ना, किसी विडो ना, किसी यतीम ना तालीम देने वास्ते कोई 10 लोगों की कमेटी बना गए, उसने कोई मदद नहीं देता। लेकिन फरूक अब्दुल्ला की महबूबा की पार्टी कराने वास्ते वे 5-5, 2-2 लाख रुपया को प्रोग्राम कर छोड़े। मैं तमना इस गल से वाकफ करा दूंगा। मेरी जी भैन गुजरी थी, बेटी गुजरी थी, बुजुर्ग माँ गुजरी थी, बकरवाली थी, सांबा ते कठू आते हुए पैदल चला थी, तब वे कश्मीर जावा थी, वार्ड 1 शोपियान तलेल गरेस, तब बच्चा पीछे बन गए, ऊपर सिरवर भार चक गए, 2-2 बच्चा पीछे लड़काया तो सिरवर भार भी, तब पैदल टुरा थी तो रास्ता अगर बीमार हो जाए तो बेचारी रास्ते मर जाती तो बच्चा भी मर जाए था, ठीक है। 70 साल तक इस पीडीपी ने, इस कांग्रेस ने, इस एनसी ने जो तरह से दिखा दो कि इन्हें गुजर बकरवाना ना 2 ट्रकों में बिठा के हम श्रीनगर तक पहुँचाओ। दवाई देनी तो दूर की गल है, कोई सहायता नहीं थी। हमारी बीजेपी ने जिसला देखो उन्हें क्यों इनके लिए गाड़ियां दे दो, इनको जब ये माइग्रेशन करेंगे कश्मीर आए जाएंगे इनको साथ में मेडिकल वैन दे दो। जिसला गुजराना वैन मिलन लगी, गड्डी मिलन लगी, हमारा गुजर लीडर इकट्ठा हो गया, हो ऐसा काम क्यों कर गई, और डीसी दफ्तर में कन्फर्म करो यार, इन्होंने गड्डी मत लाट करो। अच्छा। जेड़ी गड्डी आज मिलनी है बे क्लर्क ने कहेगा तू दरखास्त पीछे रखिए, कहिए कल परसों इन्हें दइए ना, ताकि ये कल बीजेपी का नारा लाने लग जाएगा। अच्छा। हमारी कौम को दुश्मन कौन है? हमारा गुजर लीडर, हमारा गुजर कार्यकर्ता। अच्छा। अरे भाई, तारी कौम ना फैसिलिटी मिल रही है,
तमने जितो फैसिलिटी मिला तम फैसिलिटी लियो ना यार। सही है। थारो रस्तो 70 साल में पहली बार खुलियो तो बजाय तम जेड़े ये केड़ा लोग करे जिन्होंने ना इतनी सियासी जमात 4-4 बॉडीगार्ड दिया, बंगला दिया, प्रेसिडेंट बनावे, गुजरा ना कुछ मिला ना मिला, उन्होंने गुजरा का ना पर ठेकेदार बना हुआ है। उन लोगों ने गुजरा को सिस्टम बगाड़े वो है। तम के इन्हों कुछ दितो भारतीय जनता पार्टी ने ये गड्डी दी थी, फिर तम या गल के 5-5 मतलब जमीना को ऐलान भी कियो। हाँ। फिर तम गुजरानो क्यों नहीं ये सारी चीज समझा गया भारतीय जनता पार्टी वाले पास ले आ सकता के मजबूरी है? तम ना कदे देखियो नहीं किसी कोई गुजरान की कोई पब्लिक मीटिंग करता वहाँ किसी जगह गुजरानो समझाता वहाँ, फिर गुजरानो तम समझाता क्यों नहीं कि भाई तमनो या सरकार इन्हों कुछ दिया करे तम इस पास आ जाओ? हमने किताब का 2 पन्ना सामने रखना है। जरा 70 साल का गुजरा का लीडर का काम है वे भी, जरा सियासी जमातों का काम है वे भी। जनता फैसलों करेगी सही भाजपा ने किया या सही एनसी ने, पीडीपी ने किया या कांग्रेस ने किया, वो फैसलों जनता के हाथ है। मैं तमना इस गल से वाकफ करा दूँ दोबारा, एक गल से तमना मैं दोबारा वाकफ कराऊंगा। मारा को है एक गुजर बोर्ड हो तो गुजर एडवाइजरी बोर्ड में केड़ा लोग एडवाइजरी वास्ते रखा गया था, जेड़ों को ग्रां के बिच कोई सब ते कोई मतलब मन्ने हो पार्टी को काम करने वालों कोई बेकार अंगूठो छाप है तो उसने बोर्ड को मेंबर बना उड़ा था। तो वो मेंबर के काम करे तो उसने गड्डी भी लग जाती, तेल भी लग जाता, टीए लग जाता, उसकी फैसिलिटी लागू पार्टी वास्ते वो काम करे तो। लेकिन गुजराना एडवाइजरी बोर्ड उपरों साल में ट्राइबल को पैसों जड़ो है 2 रुपया भी सैंक्शन नहीं हो गया। 31 मार्च जिसले आवा थी 4 दिन पहले वो अकाउंट खुला तो जरा ये मेंबर शिंबर वे था ये लुट लट के अपना जेबा भर ले था अपना कमा का ना थे तो गुजरा बेचारा ना कख नहीं थो लभे। मैं जोर की दौड़ लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट ना जिस खोखला बोर्ड ना खत्म करो जिसके ऊपर सियासी जमाता का ये सियासी पिट्ठू पलिया करे। गवर्नमेंट बोर्ड फेंक के ऊपर आ चुका गए। इस ट्राइबल डिपार्टमेंट आने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइबल डिपार्टमेंट में मारो सेक्रेटरी बिठायो, मारा सेक्रेटरी ने मारो कोई काम कियो नहीं कियो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट गुजरा वास्ते आयो। मारा गुजर हॉस्टलों की जी बिगड़ी हुई हालत थी उसना मॉडर्नाइजेशन सिस्टम के नाल मॉडल सिस्टम के नाल जोड़न को काम कियो गयो। मारा गुजर हॉस्टलों में अगर आज प्रॉब्लम है वह किस वजह से प्रॉब्लम है? गुजर हॉस्टलों में जड़ा मास्टर लाना है जड़ा बच्चा ना पढ़ावेगा वो तुम्हारा ही गुजर लीडर ने सिफारिश कर करके जी अफसर की याश प्रास जी जनानी ड्यूटी पर नहीं जा सकती वो बसा जी हॉस्टलों में तम आराम करो तो भाई मारा बच्चा की पटोए लगी हुई तो भाई मारा बच्चा की पटोआ लगी। अरे भाई इन मास्टरियाणियाँ ना तो ले जाओ स्कूल में ये जी कायदों नहीं पढ़ सकती दस्खत करके तनख्वाह नहीं लेता टाइम दस्खत नहीं कर सकती तो गुजर हॉस्टलों में तम इन्होंने बैठा ओढ़े इन्होंने तू घरों आवे घर लभ जाए फुलका खाने वास्ते। अयूब साहब बड़ी सोहनी तुमने गल की है। ये ट्राइबल डिपार्टमेंट ना लेके कुछ और भी इशू हैं और अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने वक्त दितो टाइम दितो फिर किसी दिन मुलाकात करांगा। और नाजरीन ये थे हमारे साथ अयूब गुजर साहब जिन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद तमाम मौज़ूआत पर बात हुई और बात हुई बिलखसूस गुजर बकरवाल कौम पर और हमने समझने की कोशिश की कि इस कौम की जो हालत है वो क्यों नहीं बदलती। और जहां तक मुझे मोटा मोटा समझ आया है ना और सहाफत के इस 10 साल के कैरियर में जितना हमने दुनिया में देखा है या सीखा है यहाँ तक जो मुझे आज समझ आ रहा है ना वो ये है कि इस कौम के जो लीडर बने, जो रहनुमा बने, जो नुमाइंदगान बने, उन लीडर हजरात ने इस कौम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम किया। सिर्फ 3 हजरात को छोड़ के मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद असलम साहब माफ कीजिएगा, मियां बशीर अहमद लारवी साहब, हमारे गूल अरनाज से चौधरी बुलंद खान और बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब। इनके बगैर जितने भी गुजर लीडर जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उन्हें वाइट या ब्लैक कलर की बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, पीएसओ चाहिए
और एक आलीशान घर जो है वो चाहिए, तेल चाहिए, और गाड़ियों में डालने के लिए सरकार का तेल भी चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंटशिप जिस चीज के लिए सरकार उन्हें ये ओहदा, ये जिम्मेदारी, ये कुर्सी, ये गाड़ियां, ये PSOs देती है, क्या उन्होंने कभी वो काम किया? जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचना और दिल पे हाथ रख के बताना। आज आप इन लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, और यहाँ सारी जिंदगी के लिए, सारी उम्र के लिए कोई भी बादशाह बन के नहीं आया, और सारी जिंदगी कोई फकीर बन के भी नहीं आया। ये बात मेरी याद रखिएगा। आज जिस कौम के साथ आप लीडरों ने नाइंसाफियां की हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप MLA हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आप MP हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज आप अगर किसी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो ये सारी ज़िंदगी रहेंगे। कल कोई दूसरा जब आएगा ना, तो काम वो भी इस कौम के लिए नहीं करेगा, और कौम की हालत वैसी की तैसी ही रहेगी। मेरी कौम के रहनुमाओं, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, इस कौम के लिए कुछ करिए, नहीं तो ये कौम यहाँ नहीं, दिन क़यामत को आपसे हिसाब मांगेगी, और उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो मुझे माफ़ कीजिएगा। देखते रहें प्राइम TV, बहुत बहुत शुक्रिया।